Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. We are learning periodic table and today this is a science chapter of class 8. You know, we have already covered quite a lot of things in this chapter and today we'll study the physical properties and classification of metals and non-metals. Uh, We'll study through question answer model, which we have been doing in the past as well. So we'll study about 31 questions, and that will give the conceptual clarity of the physical properties and classification of metals and non-metals. Okay, let's start with the first question. The question is, all material objects are made up of identical types of matter, elements. So this is a section where we'll be learning through true and false method. Now, all material objects are made up of identical types of matter. जी बताएं कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, क्या वो एक जैसे, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? एक जैसे। क्या वो एक जैसे मैटर से मिलकर बनी है एलिमेंट्स? अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा जी, वाटर है। वाटर किससे मिलकर बना है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अच्छा, और कोई लें जी, चले गैस ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ मैटर या आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स से सारे मिलके बने हैं? नो। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है, शुगर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन से मिलके बनी है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। मैंने आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। इसका आंसर जो है दैट इज फॉल्स, ये लिखा है फॉल्स, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स ओब्लिक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, वो सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, जबकि H2O वाटर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट जो थी ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, मेटल्स आर जनरली शाइनी, हार्ड एंड रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। जी ये ट्रू है। मेटल्स आर जनरली शाइनी, जी बिल्कुल, मेटल्स आमतौर पर चमकदार होते हैं। हार्ड, यस हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। एंड रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेसेस, और अपनी सतह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस मोड़ देते हैं। जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो लाइट वापस आ जाती है। यस, तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये बड़े हार्ड हैं और बड़े चमकदार हैं, शाइनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोस्ट non-metals which are not metals are excellent conductors of heat and electricity. गलत। आपको पता है मेटल्स जो हैं, मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से आयरन एक मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, वो अच्छा कंडक्टर है। उसमें से हीट भी गुजर जाती है। एक आपके पास आयरन का एक पीस है, उसको एक एंड पे आप हार्ड करना शुरू करें तो दूसरा एंड जो आपने पकड़ा हुआ है वो भी हार्ड हो जाएगा, तो वो हीट भी कंडक्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी उसके अंदर से पास हो जाती है मेटल्स में से। मगर ये कह रहा है मोस्ट नॉन मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। नो, गलत। नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉल्स है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर oblique bad conductors. They're not good conductors, they're bad conductors. For example, carbon, sulfur,
फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन तो वैसे भी लिक्विड है, पता है ना आपको, ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड है। तो ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से नहीं गुजरता, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। नॉन मेटल्स आर टिपिकली सॉफ्ट एंड ब्रिटल। यस, बिल्कुल ठीक है। नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, हार्ड नहीं होती। मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल होती हैं। जैसे ऊपर जितनी मैंने मिसालें दी हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह की, वो नॉन मेटल्स हैं। तो ये ब्रिटल, ब्रिटल मैंने लिख दिया है कि इजीली ब्रोकन और क्रैक्ड रादर देन बेंडिंग। जब आप नॉन मेटल को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, बल्कि वो टूट जाएगी, ठीक है, या क्रैक हो जाएगी। या आप उसको जब हैमर से ऊपर से उसको बीट करेंगे तो वो टूट जाएगी। इसको कहते हैं ब्रिटल, ये जो इजीली टूट जाए, ठीक है, उसको आप मोड़े तो मुड़े ना, बल्कि टूट जाए, वो ब्रिटल होती है। सॉफ्ट होती है और ब्रिटल, तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नॉन मेटल्स कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स। जी, नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी तारें बन जाती हैं? नहीं बनती, ये फॉल्स है। आर हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, या इनको हम हैमर से, हथौड़े से जब बीट करें तो क्या इनकी चादर बन जाती है? यानी इनमें मेलिएबिलिटी है? नो। ना ये इनकी आप वायर बना सकते हैं, केबल, कोई तार बना सकते हैं, ना आप इनकी शीट्स बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स की। तो ये फॉल्स है। नॉन मेटल्स कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये फॉल्स है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक व्हेन हैमर्ड। वो ब्रिटल होती हैं और जब हम उनको हैमर से मारते हैं ऊपर से, हथौड़े से, तो वो टूट जाती हैं। सो मेटल्स हैव दीज प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये मेटल के अंदर है कि मेटल को आप उसको स्ट्रेच करके उसकी वायर भी बना सकते हैं और हैमर करके उसकी शीट भी बना सकते हैं, ठीक है, जिस तरह एल्यूमिनियम वगैरह की बनाते हैं। मोस्ट मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं? रूम टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब आप कमरे में बैठे होते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर आपके घर के अंदर, या जो नॉर्मल आप पानी पीते हैं नलके का, उसका नॉर्मल वाटर जो है उसका टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बहुत सारी मटेरियल्स इतने टेम्परेचर पे, यानी आम टेम्परेचर जो है उस पर सॉलिड होती हैं, जैसे आयरन है, जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी की सारी जो है सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, मगर आपको पता है कि एक मेटल ऐसी भी है जो आपने देखी हुई है और वो लिक्विड है, दैट इज मरकरी। वो आपने देखी है कि वो जो थर्मामीटर होता है, उसका जो बल्ब होता है, उसमें उसको डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करती है जब उसको हीट मिलती है, तो वो लिक्विड है। तो वो एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। अच्छा, गैलियम जो है ये भी एक मेटल है। ये इस तरह तो लिक्विड नहीं होती रूम टेम्परेचर पे जिस तरह मरकरी है, मगर ये अगर आप इसको हाथ में पकड़ के आप अपनी मुट्ठी जो है उसको बंद कर लें तो इतना सा टेम्परेचर इसको मिलेगा, तो ये लिक्विड बन जाएगी गैलियम जो है। यानी तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड होती है। इसलिए मैंने लिख दिया कि कभी लिक्विड आपको अगर टेम्परेचर थोड़ा सा
कमरे में ज्यादा हो गया, गर्मियों का मौसम है, तो वो लिक्विड आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, गैलियम जो है। तो ये दो मैंने इसलिए लिख दिए। वैसे यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सी मेटल जो है लिक्विड है, तो एक ही आंसर होता है मरकरी, Hg, हाइड्रोजायरम। ठीक है, मरकरी इज अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हालत में होती है। ठीक है, यानी आम टेम्परेचर जो होता है उस पे ये लिक्विड होती है। थर्मामीटर के अंदर आपने देखा होगा वो ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का जो पारा होता है, जिसको पारा कहते हैं आप उर्दू में। ठीक है, जब वो आपकी टंग के नीचे डॉक्टर साहब रखते हैं आपका टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो वो फिर एक्सपैंड करता है। अगर आपके टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट मिलेगी उसको, पारे को, तो उसके टेम्परेचर थर्मामीटर के बल्ब में जब वो गर्म होगा तो वो एक्सपैंड होगा, बड़ी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है उसकी। फिर डॉक्टर उसको चेक करता है कि टेम्परेचर कितना है आपका। ठीक है, तो यस ये ट्रू है, क्योंकि गैलियम एंड सीजियम, ये देखें आगे मैंने आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए लिखा है, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड अराउंड 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो गैलियम है और लिक्विड है, सॉरी सीजियम है, ये दो ऐसे मेटल हैं जो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड बन जाते हैं। यानी अगर बाहर गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो कमरा थोड़ा सा गर्म होगा, आपने पंखा शंखा नहीं चलाया होगा, तो ये लिक्विड हालत में मिलेंगे आपको। ठीक है, गैलियम भी और सीजियम भी। एंड रुबीडियम अराउंड 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रुबीडियम जो है ये भी, ये देखें आप, पता कौन सा ग्रुप है? ये पहला ग्रुप है। ये जो आपका सीजियम और रुबीडियम, ये दोनों फर्स्ट ग्रुप में हैं। ठीक है, तो ये 35.5 डिग्रीज पे ये लिक्विड बन जाता है जो रुबीडियम है। तो 35.5 डिग्रीज भी बहुत कोई टेम्परेचर नहीं है। गर्मियों में तो हर रोज आपका 40 के अराउंड होता है, 48 तक भी चला जाता है। तो ये भी आपको कभी कभी लिक्विड हालत में मिल सकता है। मगर रूम टेम्परेचर पे यानी 20 to 25 डिग्री पे आपको मोस्टली मरकरी ही मिलेगा, या हो सकता है थोड़ा सा ये गैलियम जो है ये आपको लिक्विड बनता नजर आए उस टेम्परेचर। आगे है जी क्वेश्चन, आयरन इज वाइडली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। जो लोहा है आयरन, वो वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए। रेलवे की पटड़ी जो होती है, वो जो उसके गर्डर है जिसके ऊपर रेलवे ट्रेन जो है वो चलती है, वो हम उससे बनाते हैं। एंड शिप्स, और जो जहाज हैं, बहरी जहाज, वो भी लोहे से बनाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई हार्डनेस, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है। एंड स्ट्रेंथ, और इसमें मजबूती बड़ी होती है। अच्छा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा अगर इसमें अगले किसी लेक्चर में आया तो। हार्डनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, हो सकता है एक चीज बड़ी हार्ड हो मगर उसमें स्ट्रेंथ कम हो, और हो सकता है एक चीज बड़ी स्ट्रांग हो मगर उसमें हार्डनेस कम हो। ठीक है, तो ये ट्रू है जी। आगे जी, लस्टर रेफर्स टू द शाइनी अपीयरेंस ऑफ अ फ्रेशली कट मेटल सरफेस। बिल्कुल ठीक है, अगर एक मेटल है, कोई भी, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, अगर आप उसको काटें तो जहां से आपने उसको काटा है उसको, उस सरफेस को देखें तो उसमें बड़ी चमक होगी। लस्टर किसको कहते हैं? जो शाइनी लफ्ज आपने पढ़ा था, ये सिनोनिम्स है। लस्टर चमक को कहते हैं कि वो जब आप वैसे भी उसमें लस्टर होती है, मगर अगर आप उसको काटते हैं तो जहां से आपने काटा है वो जो एक्सपोज होती है सरफेस, वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, उसमें लस्टर बहुत होता है, चमक उसमें बहुत होती है। ठीक है,
ये ट्रू है जी। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी because of their luster and corrosion resistance. Corrosion resistance जी। गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इससे जेवरात बनाते हैं हम। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लस्टर, क्योंकि उनमें चमक बड़ी होती है और जेवरात चमकदार चीजों के बनते हैं। एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, वो कोरोड नहीं होते। क्या मतलब? कि उनकी कोरोजन क्या होती है? ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स एनवायरमेंट। मेटल जो है आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट हो जाए, वो अब उसकी एनवायरमेंट में कोई तब्दीली है, मसलन रस्टिंग हो जाए, जंग लग जाए, ऑक्सीजन, बाहर आपका आयरन पड़ा है और उसको थोड़े सा डैम्पनेस आई, वाटर और ऑक्सीजन मिली, तो वो रस्ट बन गया। जब उसको जंग लग गया तो वो खत्म हो गया। ठीक है। और इसी तरह अगर एसिड तेजाब आप वो उसके ऊपर पड़ जाए तो फिर भी वो क्रोजन होगी। तो ये जो है लस्टर एंड क्रोजन रेजिस्टेंस, ये जो गोल्ड और सिल्वर है, इनमें एक तो लस्टर होता है, दूसरा ये क्रोजन रेजिस्टेंस इनमें होती है, यानी ये कोरोड नहीं करते, यानी इनको जंग नहीं लगता, या इनके ऊपर और कोई मामूली बाहर बाहर अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आई है, कोई नमी में, ह्यूमिडिटी में कोई चेंज आई है, टेम्परेचर में कोई चेंज आई है बाहर, तो वो इजीली इसको अफेक्ट नहीं करती गोल्ड और सिल्वर को, इसलिए इनको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात सच्ची है, ट्रू है ये। नेक्स्ट 71, एल्यूमिनियम इज कॉमनली यूज्ड टू मेक रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट ड्यू टू इट्स हाई ब्रिलियंस एंड लस्टर। यस, ट्रू है। एल्यूमिनियम जो है, हम इसको रिफ्लेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। तो एल्यूमिनियम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। अब ये हम यूज करते हैं रात के वक्त। एल्यूमिनियम, मतलब ये जो आपकी कार की हेडलाइट्स हैं, ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट है, ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड फोकस्ड लाइट एक बीम की शक्ल में बहुत आगे तक क्यों जाती है? आपने अगर वैसे उससे ज्यादा वाट का बल्ब रखा हुआ है अपने मोटरसाइकिल के ऊपर और वो चल रहा है, और या कार के ऊपर दो बल्ब रखे हुए हैं, वो तो आगे रोशनी नहीं करेंगे सड़क के ऊपर दूर तक। ये कैसे होती है? इसलिए कि आपकी कार की जो लाइट्स हैं, जो बल्ब हैं, उनके पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है एल्यूमिनियम का, जब वो बल्ब जलता है तो वो पीछे से लाइट जब पड़ती है उसके एल्यूमिनियम के ऊपर, रिफ्लेक्टर के ऊपर, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सीधा बीम, कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट आगे जाता है। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल। इसी तरह रात को जो गाड़ियां होती हैं, आगे गाड़ी जा रही है, पीछे से जा रही है, उसने उसको ओवरटेक करना है रात के वक्त, उसको पता ही नहीं कि गाड़ी जा रही है, उसने पीछे रिफ्लेक्टर लगाया होते हैं। ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है मोस्टली ये यूज होता है जो रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह जो मिरर्स हैं, ठीक है, सड़कों के जहां पे टर्न आता है, सड़क में मोड़ आता है, वहां पे आपने देखे होंगे जो वो मिरर्स लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बात ट्रू है। तो ये जो इसने लिखा है ड्यू टू इट्स हाई ब्रिलियंस, ब्रिलियंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। ब्रिलियंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, जब मेटल अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो उसको भी ब्रिलियंस कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ब्रिलियंस जहानत को भी कहते हैं ना, कहते हैं ये बड़ा ब्रिलियंट बंदा है, बड़ा ज़हीन आदमी है, ब्रिलियंस जहानत को भी कहते हैं। मगर यहाँ पे ब्रिलियंस क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, मुनकिस करना, लाइट को वापस भेजना, ये ट्रू है। नेक्स्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन
electrical wiring because they are good conductors of electricity. जी बताएं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो उनकी आप वायर्स बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं, वायर्स जो हैं, केबल्स जो हैं, उनमें कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है। बिल्कुल ठीक है, होता है। क्यों? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से गुजर जाती है। गुड कंडक्टर का मतलब आसानी से उनमें से गुजर जाती है बिजली, इलेक्ट्रिक करंट जो। ठीक है, तो ये ट्रू है, ट्रू। एन अब मैंने कंडक्टर की डेफिनेशन यहां लिखी है। एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर is a material that allows the electric current to pass through it easily. इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या चीज होती है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बड़ी आसानी से गुजरने देता है। ठीक है, तो उसको आप कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है जी, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स बिकॉज दे कंडक्ट हीट वेल। जी, एल्यूमिनियम और कॉपर जो है, इनको हम बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो बर्तन जिनमें हम खाना पकाते हैं, कुकिंग पॉट्स और पैन्स, फ्राइंग पैन वगैरह। ठीक है, वो इनके बनते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर के। क्यों? बिकॉज दे कंडक्ट हीट वेल। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कंडक्टर ही नहीं होते, ये थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, हीट को भी कंडक्ट करते हैं बड़ी आसानी से। हीट नीचे, जब आप उस बर्तन के नीचे आग जलाएंगे तो वो जो बर्तन अगर कॉपर का और एल्यूमिनियम का है तो उसके अंदर से हीट गुजर के आपके बर्तन के अंदर जो आप पका रहे हैं, वटेवर सालन जो आप बना रहे हैं, उसमें बड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी हीट। ठीक है, तो ये बड़े गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। थर्मल कंडक्टर्स भी हैं एल्यूमिनियम और कॉपर, ये बात भी ट्रू है। ठीक है, दे आर थर्मल कंडक्टर्स एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड एज वेल। ये आपको पता है, ये सॉलिड जो है, ये मेटल्स जो है, सॉलिड है ना, सॉलिड मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड। ये मेरी आवाज जो एयर में जा रही है, ये एयर इतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है। ठीक है, साउंड जो है वो, अगर ये जो पीछे मेरे दीवार है, अगर इसको मैं ऐसे टक टक करूं तो ये साउंड दूसरे कमरे में, मेरी साउंड जो एयर के जरिए जा रही है उससे पहले ये जाएगी। ये सॉलिड में से साउंड जल्दी जाती है, स्पीड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो वाइब्रेशन जो है ना वो स्पीड से आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स का ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, मेलिएबिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी that allows a material to be drawn into long thin wires। गलत। मेलिएबिलिटी कहता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि मेटल जो है, जो मटेरियल है, उसको अलाउ करती है कि उसकी तार बनाई जा सके। मटेरियल बी ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर, लंबी वायर। ये मेलिएबिलिटी नहीं है, ये कोई और प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी तो वो प्रॉपर्टी है कि जब आप मेटल को हैमर करें, हथौड़े से बीट करें तो उसकी शीट बन जाए, चौड़ा होकर चादर बन जाए, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। और अगर उसको, उसकी आपने तार बनानी है खींच के, तो उसको मेलिएबिलिटी नहीं कहते। तो ये फॉल्स है। ठीक है, मेलिएबिलिटी तो होती है मेटल्स में, मगर जो उसने कहा कि ये जो आप वायर बनाते हैं ये मेलिएबिलिटी है, नहीं, ये मेलिएबिलिटी नहीं है। ये आगे आ रहा है, मैं बताता हूं, ये एक और चीज है। मेलिएबिलिटी मैंने बता दी आपको, अब ये फॉल्स था। तो मेलिएबिलिटी क्या है? अलाउज हैमरिंग इनटू शीट्स। ठीक है, ये मेलिएबिलिटी जो है वो तो आप शीट्स बनाते हैं मेटल की, एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, जैसे फिर आप पेटियां, ट्रंक वगैरह नहीं बनाते, तो वो आप उसको हैमर करके
या प्रेशर से रोल करके उसकी शीट बना देते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है डक्टिलिटी अलाउज ड्राइंग इनटू वायर्स। ये प्रॉपर्टी जो है कि मेटल्स की वायर बनाना, कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायर बनाना, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टाइल से है, डक्ट नहीं होती, डक्ट, उससे डक्टाइल और डक्टिलिटी। ठीक है, तो तार जो बनाना है वो डक्टिलिटी है, और जो शीट बनाना है वो मेलिएबिलिटी। आगे लिख दिया मैंने, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मेटल्स टू बी पुल्ड एंड स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। जो डक्टिलिटी है वो प्रॉपर्टी है जिससे वायर्स हम बनाते हैं। ये ट्रू है। ठीक है, डक्टिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डक्टाइल। क्या मतलब? बीइंग ड्रॉन ऑब्लिक स्ट्रेच्ड आउट इनटू वायर आर थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग। वो कॉपर की आप वायर बनाते हैं खींच के, तो वो टूटती भी नहीं है, यानी जब वो खींचेंगे तो टूटेगा नहीं, वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम शीट्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज एल्यूमिनियम पोजेसेस मेलिएबिलिटी। यस, ट्रू। ये एल्यूमिनियम की जो अब शीट्स बनाते हैं, जिनसे बाद में ये जो लोग घरों में पेटियां और ट्रंक वगैरह यूज करते हैं, वो शीट्स बनती हैं एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम में एक प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है, यानी उसको हैमर करके आप उसकी शीट बना सकते हैं। तो ये ट्रू है। तो शीट क्या होती है? अ शीट इज अ थिन फ्लैट पीस ऑफ मटेरियल, फ्लैट चौड़ा piece of material. For example, a sheet of paper, a sheet of aluminium, a sheet of iron, a sheet of steel. ठीक है, यानी शीट सिर्फ समझाने की मैंने कोशिश की है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है मेटल स्प्रिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जी, स्प्रिंग देखा है ना आपने? लोहे का स्प्रिंग देखा है? क्या होता है स्प्रिंग? अगर आप उसको स्प्रिंग को थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो वो खिंच जाएगा, अगर आप उसको प्रेस करेंगे दोनों से तो प्रेस भी हो जाएगा, और अगर आप उसको ऐसे बेंड करेंगे तो बेंड भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको क्या होती है बेसिकली? तो वो वायर होती है, इसलिए जो लूप्स बनी होती है उसकी वायर की, तो ये डक्टिलिटी है ना, तो वायर बना के फिर उसको आपने लूप बना दी उसकी। ठीक है, तो मेटल स्प्रिंग्स आर मैन्युफैक्चर यूजिंग द डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। यस, डक्टिलिटी। तो ये ट्रू है। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि मेटल स्प्रिंग क्या होता है। अ मेटल स्प्रिंग इज अ फ्लेक्सिबल मेटल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्ट्रेच्ड, compressed or bent and then returns to its original shape when the force is removed. उसके बाद जब आप फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। आपने इसको स्ट्रेच किया है, उसके बाद आप फोर्स रिमूव कर दें तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। आपने इसको कंप्रेस किया, दोनों से दबाया है, छोटा हो गया साइज में, फिर आप फोर्स छोड़ दें, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। बेंड किया है, छोड़ दें, फिर रिटर्न करके अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है द स्प्रिंग इनसाइड अ बॉल पॉइंट पेन। आपकी बॉल पॉइंट जो पेन जिससे आप बॉल पॉइंट लिखते हैं उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, जब आप ऊपर से दबाते हैं तो वो उसका आगे जो थिन एंड है जिससे आप लिखते हैं वो बाहर निकल आता है। फिर आप उसका एक छोटा सा साइड पे जो बटन लगा है उसको दबाते हैं तो ऊपर चला जाता है, तो अंदर स्प्रिंग होता है, उसकी वजह से। मेटल्स जनरली हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रॉन्ग। मेटल्स का तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट क्या होता है? पिघलना। वो टेम्परेचर जिस पे मेटल पिघल जाए। आपको पता है आयरन जो है मेटल है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट करता है, पिघलता है? 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फॉर कंपैरिजन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप ये ज़हन में रखें कि गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर
जून और जुलाई में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपके पास होता है, गर्मी बहुत होती है, तो वो 47, 48, 49, मैक्स 50 यहां पे होता है। तो ये कितना चाहिए आयरन को मेल्ट करने के लिए? 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फॉल्स है। मेटल जनरली हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलत है। और पता है बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना होता है आयरन का? मेल्टिंग पॉइंट तो वो हो गया ना कि जहां पे वो पिघल के लिक्विड बन गया। अब अगर उसको मजीद गर्म करें आप तो वो लिक्विड से गैस बन जाए, उड़ जाए गैस बन के, तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर चाहिए उसको, यानी उसको बॉयल करने के लिए आयरन को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स गैस। ठीक, तो ये फॉल्स है इनका। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Here are the approximate melting and boiling points of 4 metals. मैंने 4 मेटल्स लिए, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे बताए। ये देखें, आयरन लिया सबसे पहला, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 2862। फिर कॉपर का 1085 और बॉइलिंग पॉइंट है 2562। फिर सिल्वर का 962 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 2162 डिग्री सेंटीग्रेड। और एल्यूमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है और 2519 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आगे मैंने बता दिया है आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये नोट्स आप तक पहुंचेंगे जब आप मेरी वीडियो सुनेंगे, तो ये साथ साथ नोट्स चलेंगे, तो आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेक मेटल्स सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग किचन यूटेंसिल्स। बिल्कुल ठीक है, किचन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स क्या है? बर्तन जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, वो बनाने के लिए जो हम मेटल्स यूज करते हैं, वो इसलिए हम वो बर्तन मेटल्स के बनाते हैं कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यस, ये ट्रू है। अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो आप आग पे रखें और बजाय सालन बनने के वो खुद ही पिघल जाए। ठीक है ना, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम किचन यूटेंसिल्स, किचन के बर्तन बनाते हैं। तो ये ठीक है, ट्रू है। एन अलॉय is formed by mixing either two or more molten metals together, or at least one of the mixed elements is a metal. जी, alloy क्या है? ये उसने डेफिनेशन बताई है alloy की, देखना है ट्रू है कि फॉल्स है। ये बात उसे सच्ची की है, ट्रू है। कैसे alloy कैसे होता है, कैसे बनता है alloy, क्या चीज होती है? अगर आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को इतना गर्म करें कि वो लिक्विड बन जाए, फिर उनको आपस में मिक्स करते हैं, तो जो ठंडी होकर नई चीज बनेगी वो अलॉय होगा। ये स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील, ये अलॉय है। ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये अलॉय है। ठीक है, किन किन चीजों से है वो आगे मैंने बताएं। तो ये बात ट्रू है। या अलॉय वो भी होता है कि एक मेटल हो और एक कोई नॉन मेटल, वो भी मैंने आगे आपको बताता हूं कि या तो सारी सारी मेटल्स हों, उनको आप मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद उनको आपस में मिक्स करके ठंडा करके नई चीज बना दें, तो वो अलॉय है। या एक मेटल हो और एक या दो और नॉन मेटल्स हो। ये बात याद रखने वाली है कि अलॉय जो है सारी मेटल्स भी हो सकती हैं, मिक्स कर दें उनको, या कम से कम एक मेटल जरूर हो, उसके बगैर अलॉय नहीं बन सकता। एक मेटल हो
और फिर साथ एक या दो नॉन मेटल्स। ठीक, तो ये बात ट्रू है। इसकी मैंने कुछ मिसालें आगे दी हैं। Here are 4 कॉमन अलॉयज, जो आम अलॉयज आपने देखे हुए मैंने वो लिखे। स्टील, फौलाद। देखें, स्टील में और आयरन में फर्क है। आयरन को उर्दू में हम लोहा कहते हैं, स्टील को उर्दू में हम फौलाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या स्टील में मेनली हम आयरन प्लस कार्बन, देखें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो इनको हम आपस में मिक्स करते हैं, मेल्ट करते हैं आयरन को और उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो हमें फौलाद मिल जाता है। फिर है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ऐसा स्टील जिसको जंग नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील। उसमें क्या करते हैं हम, आयरन और क्रोमियम दोनों मेटल्स, आयरन को मेल्ट करते हैं, क्रोमियम को मेल्ट करते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये दोनों मेटल्स हैं। स्टेनलेस स्टील दोनों मेटल्स हैं, और अकेला स्टील जो है वो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, यानी आयरन और कार्बन है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो स्टेनलेस स्टील है, निकल भी हम ऑफन आल्सो निकल एंड अदर एलिमेंट्स, निकल और कुछ और एलिमेंट्स भी हम उसमें कभी कभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्रोमियम और निकल, आयरन, क्रोमियम, निकल, ये तीनों मिला के हम स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। आगे जी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, उर्दू में कांसी कहते हैं। आप घरों में बुजुर्गों से, बड़ी बड़ी बीबियां, माएँ जो पुरानी उम्र की हैं, उनके पास कांसी के बर्तन होते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज ये भी अलॉय है, मेटल नहीं है। ठीक है, और ये किससे बना है, मेनली कॉपर प्लस टिन, ये दो एलिमेंट्स हैं, दोनों मेटल हैं, टिन भी और कॉपर भी, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों मेटल्स हैं। तो इनको मिक्स करेंगे, कॉपर और टिन को, तो ब्रॉन्ज मिलेगा। ब्रास, पीतल, ब्रास, ये भी कोई एलिमेंट नहीं है या मेटल नहीं है, नो, अलॉय है, अलॉय। ठीक है, ब्रास, पीतल कहते हैं इसको उर्दू में। ये कॉपर और जिंक दोनों मेटल्स हैं, उनको मिक्स करेंगे तो आपको ब्रास मिलेगा, पीतल। ठीक है, आगे अलॉय मैंने लिखा है कि अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारे मेटल्स जो हैं एलिमेंट्स ही है ना, या नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स है। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल, या मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, या वो 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी जो 2 और मोर, 2 या 3 एलिमेंट्स सारे मेटल्स भी हो सकते हैं, और अगर नॉन मेटल में कोई हो तो उनमें एक मेटल जरूर हो, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल, एक मेटल जरूर हो। ठीक है जी, डिजाइन टू हैव यूजफुल प्रॉपर्टीज, हम इसलिए बनाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज बड़ी यूजफुल होती हैं। ये फिर ये जो मेटल्स हैं वो तो कंडक्टर्स है ना, गुड कंडक्टर्स। ये अलॉय जो होता है ये बैड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से नहीं गुजर सकती, गुजरेगी जरूर मगर बड़ी ताकत लगा के गुजरेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस, मुजाहमत मिलेगी उसको आगे से। ठीक है, अलॉय में, तो वो फिर गुड कंडक्टर नहीं रहता अलॉय जो। नेक्स्ट है जी, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। बिल्कुल ठीक है, जर्मन सिल्वर जो है ये क्या है, अलॉय है, मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। ये तीन चीजों का बना हुआ है, कॉपर, जिंक और निकल। इन तीनों में आप देखें सिल्वर नाम की चीज नहीं है, जबकि ऊपर क्या है, जर्मन सिल्वर। तो ये कंफ्यूज ना हो जाना कि जर्मन सिल्वर जो है उसके अंदर सिल्वर जरूर होगा, ये एक ऐसा अलॉय है जिसमें सिल्वर जरूर होगा। नहीं, उसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होगा जर्मन सिल्वर में। उसमें कॉपर, जिंक और निकल, ये तीन चीजें मिक्स की जाती हैं तो ये जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, और ये यूजुअली ज्वेलरी इससे बनाते हैं, जो बहुत महंगी ज्वेलरी गोल्ड की नहीं बना सकते, वो इसकी ज्वेलरी खरीद लेते हैं। ब्रास इज एन अलॉय कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। फॉल्स, अभी ऊपर हमने पढ़ा है।
ब्रास जो अलॉय है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर नहीं बना। ठीक है। जर्मन सिल्वर कंटेन्स एक्चुअल एलिमेंटल सिल्वर मेटल। फॉल्स। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये फॉल्स है। इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। इट कंटेन्स नो रियल सिल्वर। इसके अंदर कोई रियल सिल्वर नहीं होता, नाम इसका जर्मन सिल्वर है। 84. Alloys generally possess higher strength and better corrosion resistance than pure metals. बिल्कुल ठीक। alloys जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है प्योर मेटल से। जो आयरन है उससे स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि स्टील अलॉय है, आयरन से ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है। एंड बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस, उनको जंग नहीं लगता। ठीक है, वो जल्दी वियर एंड टीयर उनकी नहीं होती। ठीक है, जबकि प्योर मेटल्स जो हैं उनमें ये खसूसियत नहीं है। तो ये ट्रू है। जर्मन सिल्वर इज यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स एंड ज्वेलरी। यस, मैंने भी आपको बताया कि जर्मन सिल्वर से हम ज्वेलरी बनाते हैं, जेवरात एंड डेकोरेटिव आइटम्स, जो घरों में डेकोरेशन के लिए, अपने ड्राइंग रूम वगैरह में, इवन बेडरूम में साइडों पे आपने, या टीवी लाउंज में डेकोरेशन के लिए आपने कुछ आइटम्स रखे होते हैं, वो भी जर्मन सिल्वर के बने होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रास इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेक पाइप्स, नोजल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लीक यूटेंसिल्स। बिल्कुल ठीक। ये जो पीतल है, ब्रास पीतल, इसको आप, इसके पाइप बनते हैं, नोजल्स, पाइप के आगे जो नोजल लगी होती है जिसमें से लिक्विड निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका गिटार है, उसकी जो तारें होती हैं, ठीक है, वो ब्रास की बनी होती है। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके बनते हैं। एंड यूटेंसिल्स क्या, बर्तन, पीतल के बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। गलत है। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, कि नॉन मेटल सिर्फ सॉलिड होती है ना। नॉन मेटल सॉलिड भी है, गैस भी है। देखा नहीं आपने? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स हैं, सिर्फ सॉलिड में नहीं होते, गैसों में होते हैं। और नॉन मेटल में लिक्विड भी है, ब्रोमीन। पता है आपको ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है मगर लिक्विड है। ठीक है जी, तो ये फॉल्स है, सिर्फ सॉलिड नहीं है, उनमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी। ठीक है जी। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। आगे जी, ब्रोमीन is the only non-metal that exists as a liquid at room temperature. ब्रोमीन, उधर क्या था? मरकरी। मेटल्स में कौन सा एलिमेंट था जो लिक्विड था? वो मरकरी था। और नॉन मेटल में कौन सा है? ब्रोमीन। ये याद रखना है कि 118 जो हैं एलिमेंट्स आपके 118, इनमें से 2 ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे आम हालत में लिक्विड होते हैं। ठीक है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। मेटल्स में आपने देखा मरकरी, Hg, और नॉन मेटल्स में देखा ब्रोमीन, Br। ठीक है, रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात ठीक। कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स। बिल्कुल ट्रू है। कार्बन सॉलिड है, सल्फर भी आपने देखा हुआ है, सल्फर। ठीक है जी, गंधक, जिसको गंधक कहते हैं उर्दू में। एंड फास्फोरस, ये सल्फर और फास्फोरस मिक्स करके, आपको पता है वो जो पटाखे चलाते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स। ये हैं तीनों नॉन मेटल्स और ये सॉलिड हैं। बिल्कुल ठीक है।
ट्रू है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर एग्जांपल्स ऑफ गैसियस नॉन मेटल्स। बिल्कुल ये नॉन मेटल्स हैं और ये गैस की शक्ल में होती हैं नॉन मेटल्स। ग्रेफाइट एंड डायमंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। देखें, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन है, डायमंड भी प्योर कार्बन से मिलकर बना है। सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो वो दो डिफरेंट चीजें बन जाती हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। आर नॉन मेटल्स, क्योंकि कार्बन से बनी है तो नॉन मेटल्स हैं, बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, नॉन मेटल्स में एक चीज है, कार्बन का एक एलोट्रॉप, ग्रेफाइट, जो कार्बन प्योर कार्बन है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये डायमंड जो ये हीट का इवन कॉपर से, आयरन से भी अच्छा कंडक्टर है नॉन मेटल, ठीक है। और ये हार्डेस्ट एलिमेंट जो जमीन पे पाया जाता है, सबसे हार्ड, आयरन शायरन सबसे हार्ड, वो ये नॉन मेटल है, जो डायमंड है। और आपको पता है जो आप लेड पेंसिल से लिखते हैं उसमें क्या होता है? उसमें लेड नहीं होता, लेड भी एक एलिमेंट है, नो, उसमें ग्रेफाइट, ये जो कार्बन की किस्म, ग्रेफाइट में आप क्ले, मिट्टी मिक्स करके वो मटेरियल बनाते हैं, वो उसकी पेंसिल बनती है। वो लेड जो होता है आपकी पेंसिल के अंदर, वो ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे आपका ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में काफी डिटेल से मैंने आपको ये कोई 31 के करीब क्वेश्चंस आंसर की शक्ल में, ट्रू फॉल्स की शक्ल में मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको काफी अच्छी समझ आ गई होगी। यही एग्जाम में आएगा, याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन, ठीक है। मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।